नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी सर्च पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और कुशल से होंगे और अपनी पढ़ाई पर लगातार फोकस बनाए रखे होंगे और इस मुश्किल हालात में सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन के लक्ष्य पर आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए, जैसा कि हम बात कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था को लेकर के, इंडियन पॉलिटी को लेकर के, और उसी क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं और यहाँ पर भारत के संविधान निर्माण को लेकर के हम चर्चा करेंगे। इससे पिछले वीडियो के अंकों में हमने चर्चा करी थी 1773 से लेकर के भारत की आज़ादी 1947 तक जो भी अंग्रेजी शासनकाल के दौरान जो अधिनियम बनाए गए, जो एक्ट बनाए गए, उनसे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी, हमने पिछले 3 वीडियो के अंकों में उन सारी चीज़ों को देखा। आप संबंधित वीडियो के अंकों को, पिछले वीडियो के अंकों को आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं चैनल की। तो शुरू करेंगे आज के अपने इस वीडियो के अंक को, जिसमें हम बात करें संविधान निर्माण को लेकर के। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किए जाने वाली वीडियो के अंकों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। सामान्य अध्ययन से संबंधित जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारी ब्लॉग साइट स्टडी सर्च पॉइंट को विजिट कर सकते हैं। वीडियो में किसी भी तरह के सुधार को लेकर के सुझाव हों, वीडियो में किसी भी तरह की त्रुटि आपको नज़र आती है तो उसको लेकर के भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो के अंक को। सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान सभा की मांग को लेकर के। भारत में संविधान निर्माण की बात कहाँ से शुरू होती है और इसकी मांग कब उठाई जाती है आधिकारिक तौर पर, उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, जो सबसे पहले बात करते हैं संविधान का विचार जो आता है, व्यक्तिगत तौर से यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, व्यक्तिगत तौर से जो सबसे पहले संविधान का विचार आता है 1895 में स्वराज विधेयक, स्वराज्य विधेयक कह लें या स्वराज विधेयक यहाँ पर कह लें। ठीक है, उसमें बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा यह विचार दिया गया कि एक संविधान होना चाहिए भारतीयों के लिए, जिसके आधार पर भारत में प्रशासन पद्धति चलाई जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले विचार दिया था संविधान का, वह दिया था स्वराज विधेयक में 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। ठीक है, 1895 में दिया था। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी जी ने अपने विचार दिए और इन्होंने भी कहा कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा। उसके बाद 1924 का समय आता है। 1924 के समय में पंडित मोतीलाल नेहरू ने सबसे पहले व्यक्तिगत तौर से ब्रिटिश सरकार के सामने भारतीयों के लिए संविधान निर्माण की मांग करी और अंग्रेजों ने उसको ठुकरा दिया। ठीक है, तो व्यक्तिगत तौर से ये बात हो रही है। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने भी अंग्रेजी सरकार के सामने इस बात को रखा था कि भारतीयों के लिए संविधान होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले जो आधिकारिक तौर से जो बात होती है, एक औपचारिक तौर से जो भारतीयों के लिए संविधान के गठन की जो बात होती है, संविधान सभा के गठन की बात होती है, संविधान निर्माण की जो बात होती है, वह 1934 में M.N. राव के द्वारा रखा गया। M.N. राव जो हैं वो पिछले वीडियो के अंकों में भी हमने आपको बताया था कि वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता रहे हैं और ये साम्यवाद आंदोलन के प्रवर्तक रहे हैं। साम्यवाद कह लें या वामपंथी आंदोलन कह लें। ठीक है, तो उसके ये प्रखर नेता रहे हैं और प्रवर्तक रहे हैं M.N. राव। उन्होंने सबसे पहले 1934 में विचार दिया कि औपचारिक तौर से भारतीयों के लिए संविधान बनाया जाना चाहिए और इनकी इस बात को 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा स्वीकार किया गया और पहली बार आधिकारिक तौर से संविधान सभा के गठन की मांग की गई। तो सबसे पहले आधिकारिक तौर से संविधान सभा के मांग कब होती है? 1935 में होती है। और व्यक्तिगत तौर से सबसे पहले किसने करी थी? वह करी थी 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने, 1922 में महात्मा गांधी ने, 1924 में मोतीलाल नेहरू ने और 1934 में M.N. राव ने विचार दिया और जिसके बाद 1935 में यहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग करी थी आधिकारिक तौर से। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 1938 का वर्ष आता है। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस का जो की ओर से एक उन्होंने भारतीयों के लिए संविधान निर्माण के लिए एक प्रस्ताव पास किया, यानी ये प्रस्ताव लेकर के आए। उन्होंने यह बात यहाँ पर रखी कि जो भी भारतीयों का संविधान का निर्माण किया जाएगा भारतीयों के लिए, उसमें वयस्क मताधिकार को
के आधार पर कोई भी सभा चुनी जाएगी, वयस्क मताधिकार के आधार पर ही भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा। और उन्होंने कहा था कि इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा बाहरी, यानी कि अंग्रेजी शासन किसी भी तरह से हमारे संविधान पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जो भी नियम कानून बना चाहेंगे हम स्वतंत्र होंगे। और नेहरू की इस मांग को जो है कि सैद्धांतिक रूप से कह सकते हैं कुछ हद तक 1940 में अगस्त प्रस्ताव जब आता है तो उसमें स्वीकार कर लिया गया। और ये अगस्त प्रस्ताव जो है कि 8 अगस्त को आया था, ठीक है, 8 अगस्त 1940 में आया था, अगस्त के माह में, तो इसीलिए इसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। और उस दौरान जो वायसराय था वो लिन लिथगो था, ठीक है, लिन लिथगो यहाँ पर था, ठीक है, कौन था, लिन लिथगो, ठीक है, लिन लिथगो यहाँ पर वायसराय था। और इसने अपनी कूटनीति के द्वारा जो है कि इस अगस्त प्रस्ताव को लेकर के आया था, जिसमें अल्पसंख्यकों के कहा था कि अल्पसंख्यकों का अगर वर्चस्व नहीं होता है, अल्पसंख्यकों को शामिल नहीं किया जाता, तो किसी भी तरह का संविधान का निर्माण नहीं किया जाएगा। और इसी का फायदा यहाँ पर मुस्लिम लीग ने उठाया, एक हथियार के रूप में इस प्रस्ताव को सामने लेकर के आए, जिसके चलते 1947 में भारत का विभाजन होता है। और इसमें हालांकि जो अगस्त प्रस्ताव था, इसमें विशेष रूप से जो बातों पर ध्यान दिया गया था, उसमें एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाना भारत को, संविधान सभा का मांग निर्माण किया जाना, साथ ही साथ जो है कि वायसराय की जो परिषद थी उसमें विस्तार को लेकर के अनेक यहाँ पर प्रावधान इसमें किए गए थे, ठीक है, जो कि कुछ जो है कि हद तक पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत ही रही थी, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि 1942 में जो है कि क्रिप्स मिशन आता है, 1945 में विवेल प्लान आता है, उसके बाद 1947 में भारत का विभाजन होता है। तो ये अगस्त प्रस्ताव जो आने का कारण था वह भी हम देखते हैं कि नवंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। अब अंग्रेजों ने जो है कि अंग्रेजों को सेना की ज़रूरत थी, तो वो सेना कहाँ से लाएंगे, तो भारतीयों का समर्थन पाने के लिए यह प्रस्ताव आया था। दो प्रस्ताव मुख्य रूप से आए थे, जिसमें क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 में और 1940 का अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। तो उसी के चलते भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया यहाँ पर अब शुरू होती है। द्वितीय विश्व युद्ध का मान सकते हैं कि एक अहम योगदान माना जा सकता है भारतीय संविधान के निर्माण में, ठीक है। तो देखिए 1942 में फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ब्रिटिश सरकार का कैबिनेट मंत्री क्रिप्स स्टैफर्ड क्रिप्स आता है भारत में, और ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक जो प्रारूप प्रस्ताव था संविधान निर्माण को लेकर के वह भारतवासियों के सामने रखता है, ठीक है। और इस प्रस्ताव में कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है कि भारत में संविधान निर्माण के बारे में संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। और क्रिप्स प्रस्ताव को जो है कि मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर लिया था। और साथ ही साथ यहाँ पर मुस्लिम लीग ने जो 1940 में यहाँ पर अगस्त प्रस्ताव आया था उसको तजुर्बा देते हुए मुस्लिम लीग ने यहाँ पर कहा था कि हमें अब स्वतंत्र एक दूसरा राष्ट्र हमें चाहिए, यानी कि भारत को दो स्वतंत्र राज्यों में हिस्सा बांट दिया करने की मांग कर दी गई मुस्लिम लीग के द्वारा, ठीक है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि मुस्लिम लीग ने यहाँ पर अलग से राष्ट्र की मांग कर दी। और उसके बाद जो है कि 1946 में यहाँ पर कैबिनेट मिशन आता है, ठीक है, कैबिनेट मिशन यहाँ पर भारत आता है 1946 में। और ये कैबिनेट मिशन भारत कब आता है, भारत ये पहुँचता है 24 मार्च को, ठीक है, 24 मार्च 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आता है। और कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग के जो दो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत पर जो लगातार यहाँ पर कार्य किया जा रहा था उसको इन्होंने खारिज कर दिया, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पर जो इस कैबिनेट मिशन की जो कह सकते हैं कि जो प्रमुख विशेषता रही थी, सबसे पहले विशेषता जानने से पहले देख लेते हैं कैबिनेट मिशन में 3 लोग प्रमुख रूप से रहे थे। एक तो जो क्रिप्स प्रस्ताव लेकर के 1942 में जो है कि आप देखते हैं कि स्टफर्ड क्रिप्स आता है, ठीक है, स्टफर्ड जो क्रिप्स आता है वो भी इसमें शामिल था। साथ ही साथ जो है कि पैथिक लॉरेंस, ठीक है, पैथिक लॉरेंस जो कि भारत का सचिव उस दौरान था, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव था, वह इसका मुख्य सदस्य था। और उसके बाद जो है कि एवी, ठीक है, एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, एवी अलेक्जेंडर आता है जो कि नौसेना का मंत्री था, ठीक है, एवी अलेक्जेंडर क्या था, नौसेना का मंत्री था। ये कैबिनेट मिशन में जो 3 लोग आए थे मुख्य रूप से उनकी बात हो रही है, ध्यान देना आपको। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव था जो कि मुख्य
कार्यकर्ता था। उसके बाद जो है कि इसके जो अन्य 2 सदस्य रहे थे, जिसमें एवी अलेक्जेंडर नौसेना का मंत्री था और स्टफर्ड क्रिप्स जो 1942 में भी प्रस्ताव लेकर के आया था, वह व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। ठीक है, स्टफर्ड क्रिप्स क्या था, व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। ठीक है, और इनका उद्देश्य क्या था, मुख्य रूप से उद्देश्य था कि भारत को आज़ाद करना और शांतिपूर्ण तरीके से भारत में संविधान निर्माण करके अंतरिम सरकार का गठन करने हेतु योजना को प्रस्तुत करना। ठीक है, एक शांतिपूर्ण तरीके से भारत को आज़ाद करना और साथ ही साथ भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा अंतरिम सरकार का गठन करने की योजना को प्रस्तुत करना था। और इसकी जो प्रमुख विशेषताएं रही हैं उसकी अगर बात करें तो संविधान सभा के निर्माण के लिए इन्होंने कहा कि टोटल जो है कि 389 यानी कि 389 सदस्य यहाँ पर होंगे। ठीक है, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे और जिनमें से 296 सीटें यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के ब्रिटिश क्षेत्र जो थे वहाँ से चुनी जाएंगे और जो देसी रियासतें थी 552 जो देसी रियासतें थी उनमें से 93 सदस्यों को चुना जाएगा। ठीक है, तो देसी रियासतों में से 93 सदस्य, ब्रिटिश जो शासन क्षेत्र थे वहाँ से 296 सदस्यों को चुना जाना था। और इसके लिए जो है कि सीटें यहाँ पर आवंटित करी गई, जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर 296 सीटों में चुनाव होना था, जिसमें से 292 जो सीटें थी उनका चुनाव होना था 11 गवर्नर प्रांतों से। 11 गवर्नर प्रांत जैसे मुंबई, कलकत्ता, आगरा, ठीक है, इस तरह से जो है कि जो मद्रास, ये सारी असम, ये जो भी सारी की सारी जो प्रेसिडेंसियाँ थी वहाँ से इनका चुनाव किया जाना था। ठीक है, 292 सदस्यों का 11 गवर्नर प्रांतों से, जबकि जो 4 अन्य सदस्य यहाँ पर थे उनमें से जो है कि हम देखते हैं कि जो आपका हम यहाँ पर देखते हैं कि मुख्य रूप से जो दिल्ली कमिश्नरी यहाँ पर थी, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जो थे दिल्ली था, राजस्थान का जो है कि मेवाड़ था। ठीक है, और मारवाड़ कह लें या मेवाड़ कह लें, ठीक है, मारवाड़ का क्षेत्र, और कुर्ग कर्नाटक का क्षेत्र और बलूचिस्तान, इन 4 जगहों से यहाँ पर आयुक्त प्रांतों से 4 सदस्यों का चुनाव करना था, एक एक सदस्य। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको स्पष्ट अब हो गई होगी कि टोटल जो है कि सदस्यों का चुनाव होना था 296, जिसमें से 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था 11 गवर्नर प्रांतों से और 4 का चुनाव होना था आयुक्त प्रांतों से, जिसमें जो है कि दिल्ली, मारवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान के आयुक्त प्रांत थे। ठीक है, और सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 10 लाख पर एक प्रत्याशी का चुनाव किया जाना था। प्रत्येक 10 लाख पर एक प्रत्याशी का यहाँ पर चुनाव किया जाना था। और इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांतों की सीटों का निर्धारण जो है कि 3 समुदायों के बीच जनसंख्या के अनुपात पर किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश प्रांत की जो सीटें थी उनका निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच जो जनसंख्या थी उसके आधार पर किया गया था, जिसमें हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग, सिख और सामान्य, यानी कि जिसमें जो है कि हम देखते हैं कि सामान्य वर्ग में मुस्लिम और सिखों को छोड़ करके जो हिंदू वर्ग का समाज था उसको शामिल किया गया था। यानी कि मुस्लिम, सिख और हिंदू वर्ग में मुख्य रूप से इसको विभाजित किया गया था, इन सीटों को, जो 296 सीटों का चुनाव होना था। ठीक है, चलिए, चुनाव किस आधार पर होना था, तो चुनाव यहाँ पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होना था। समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तरीके से मतदान किया जाना था। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। ठीक है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति होगी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली रहेगी। ठीक है, और देसी रियासतों से जो सदस्य यहाँ पर चुने जाने थे उनका चयन जो है कि रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया जाना था और जनसंख्या उन्हें ही खुद यहाँ पर निर्धारित करना था कि किन क्षेत्रों से जो है कि कौन सा व्यक्ति जो है कि एक किन किन रियासतों का वो नेतृत्व करेगा। ठीक है, तो वो देशी रियासतों पर छोड़ दिया गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि संविधान सभा का गठन होता है। चुनाव प्रक्रिया के लिए सीटें प्रक्रिया बता दी गई, कैसे कैसे चुनाव होना है। अब चुनाव यहाँ पर होते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि जो संविधान सभा का चुनाव होना था वह अब यहाँ पर स्पष्ट हो गया था कि आंशिक रूप से तो ये चुनी हुई होगी, लेकिन आंशिक रूप से ये नामित भी होगी। नामित क्यों होगी, क्योंकि जो हम देखते हैं कि 93 जो सीटें थी वो देसी रियासतों से ली जानी थी, तो नामित थी और आंशिक रूप से चुनाव किया जाना था। लेकिन ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति रही थी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति यहाँ पर ये रही थी। ठीक है, तो व्यवस्थापिका के सदस्यों के द्वारा इसका चुनाव किया जाना था। व्यवस्थापिका यानी कि जो विधान परिषदें उस दौरान थी उनमें जो सदस्य निर्वाचित किए गए थे पहले, तो उनके द्वारा ही संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाना था। और इसमें जो मताधिकार था वो सीमित मताधिकार था। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा
का जो निर्वाचन हुआ था संविधान सभा के लिए, जो संविधान के लिए जो निर्वाचन किया गया था, वह एक सीमित मताधिकार के दायरे पर रहा था और आंशिक रूप से चुनी हुई सरकार थी। अप्रत्यक्ष रूप से मतदान यहाँ पर किया गया था लोगों के द्वारा, ठीक है। और संविधान सभा के लिए चुनाव किए गए थे जुलाई और अगस्त में। 1946 में चुनाव होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत में जो आवंटित सीटें थी 296 सीटों पर चुनाव होते हैं, ठीक है। 296 सीटों पर चुनाव होते हैं जुलाई अगस्त 1946 में। अब चुनाव के परिणाम आते हैं। चुनाव के परिणाम हम देखते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी वह यहाँ पर 208 सीटें में विजयी होकर के आती है। मुस्लिम लीग ने 73 सीटों पर विजय प्राप्त करी थी। अन्य जो छोटे स्वतंत्र सदस्य थे, छोटे छोटे जो समूह थे, यानी कि जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, उन्होंने 15 सीटों पर यहाँ पर विजय हासिल करी थी। तो मुस्लिम लीग ने 73 सीटें, 208 सीटें कांग्रेस को मिली और 15 सीटें अन्य लोगों को मिली। और देसी रियासतों की जो 93 सीटें थी वो यहाँ पर भरी नहीं गई, क्योंकि उन्होंने इसमें शामिल होने से ही इनकार कर दिया, अपने सदस्यों को नहीं भेजा संविधान सभा में, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो संविधान सभा का चुनाव था वो तो वयस्क मताधिकार के आधार पर तो रहा था, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से तो नहीं था ये, लेकिन इसमें फिर भी जो प्रत्येक समुदाय था उसमें हिंदू, मुस्लिम, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो प्रतिनिधित्व है उन सभी को जगह मिली थी, ठीक है। वयस्क मताधिकार प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं हुआ था भारतीय संविधान के चुनाव में, संविधान सभा के चुनाव में, लेकिन इसमें सभी समुदायों के प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सभी प्रतिनिधियों को जगह दी गई। इसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया। कुल मिलाकर के जितने भी उस दौरान के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ लोग थे, क्रांतिकारी लोग थे, यानी कि जो नेता लोग थे, उनको यहाँ पर शामिल किया गया। हालांकि महात्मा गांधी इसमें शामिल नहीं हुए थे। महात्मा गांधी एक अपवाद हैं, यह इसमें शामिल नहीं थे, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं कि संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा का चुनाव हो गया अब, ठीक है। कांग्रेस ने यहाँ पर सीटें जीत ली, 208 सीटें। मुस्लिम लीग ने यहाँ पर 73 सीटें जीत ली, 15 सीटें अन्य सदस्यों ने जीती। देसी रियासतों ने 93 सीटों को नहीं भरा गया। अब यहाँ पर बैठक चुनाव हो गया। अब यहाँ पर जो है कि संविधान निर्माण की बात होती है, पहली बैठक यहाँ पर होती है। पहली बैठक जो है कि 9 दिसंबर 1946 में होती है। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 में होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको यहाँ पर ध्यान देना है, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में होती है। और इस दौरान जो उपस्थित लोग थे इस बैठक में, मात्र 211 लोग इसमें उपस्थित थे, जिसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग ने पूरी तरह वॉकआउट कर दिया था, ठीक है। मुस्लिम लीग ने पूरी तरह वॉकआउट कर दिया था, मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई। और जो है कि केवल और केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था पहली बैठक में, जो कि 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। और फ्रांस की तरह ही भारतीय संविधान के निर्माण की संविधान सभा में वरिष्ठता के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में हालांकि राजेंद्र प्रसाद जी को एक स्थायी अध्यक्ष यहाँ पर चुना गया, क्योंकि जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो उम्रदराज थे और संविधान निर्माण के लिए काम करने के लिए एक यंग लीडर कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि थोड़े से कह सकते हैं कि जो फुर्तीला आदमी हो उसकी ज़रूरत थी काम करने के लिए। तो राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर चुना गया अध्यक्ष स्थायी तौर से। और अस्थायी तौर से पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपको ध्यान देना है, सच्चिदानंद सिन्हा। अगर स्थायी तौर से पूछा जाएगा तो राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी तौर से पूछा जाएगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहले अध्यक्ष रहे थे। पहली बैठक 1946 में 9 दिसंबर को की गई थी। और इसी दिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डॉक्टर HC मुखर्जी रहे थे और VT कृष्णाचारी, ठीक है, VT कृष्णाचारी जो है सभा के उपाध्यक्ष रहे थे। यानी कि संविधान सभा में 2 उपाध्यक्षों का निर्वाचन किया गया और एक अध्यक्ष का निर्वाचन किया गया। अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, 2 उपाध्यक्ष HC मुखर्जी और VT कृष्णाचारी थे, ठीक है। VT कृष्णाचारी 2 सदस्य उपाध्यक्ष रहे थे, HC मुखर्जी और VT कृष्णाचारी। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ये चीज़ ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, और दूसरी बैठक यहाँ पर होती है संविधान सभा की, कब होती है? ये होती है 11 दिसंबर 1946 को ये दूसरी बैठक यहाँ पर होती है। और इस दूसरी बैठक में ये चुनाव होता है राजेंद्र प्रसाद जी का, और जिसमें जो संवैधानिक सलाहकार जो कि BN राव को चुना जाता है, ठीक है। उपाध्यक्ष जो है कि HN मुखर्जी और VT कृष्णाचारी को 2 उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, ठीक है। और तीसरी बैठक होती है
13 दिसंबर 1946 को, और 13 दिसंबर 1946 में के दिन यहाँ पर संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया जाता है। और उद्देश्य प्रस्ताव में संवैधानिक संरचना के ढांचे को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है कि किस तरह से हमारा संविधान होगा, हमारा संविधान की क्या विशेषताएं होंगी, ये यहाँ पर दिखाया जाता है। और क्या इसकी प्रमुख बातें रही थी उस पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो इसकी प्रमुख बातें रही थी, मुख्य रूप से जो रही थी, कहा गया था कि भारत एक अपने आप में स्वतंत्र होगा, समप्रभु होगा और गणतंत्र घोषित किया जाएगा भारत को। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है ये, ठीक है, यहाँ पर गणतंत्र, ठीक है, गणतंत्र भारत घोषित किया जाएगा, भारत को गणतंत्र घोषित किया जाएगा। भारत संप्रभु होगा, समप्रभु का मतलब क्या होगा, अपने मर्जी का मालिक होगा, अपने निर्णय स्वयं लेगा, क्या नियम बनाने हैं, क्या विदेश नीति होगी, क्या कार्य किए जाने हैं, किस तरह से कानून बनाए जाएंगे, तो ये सारे के सारे अपने में स्वयं निर्णय लेने की जो क्षमता होगी, अपना अपना कर्ता धर्ता स्वयं होना, वही समप्रभु कहलाएगा। तो भारत संप्रभु होगा, गणतंत्र देश होगा, स्वतंत्र होगा, साथ ही साथ भविष्य में जो भी प्रशासन चला जाएगा उसके लिए संविधान निर्माण की घोषणा की जाती है, ऐसा उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया था, ठीक है। और इसके अलावा जो भी ब्रिटिश भारत के क्षेत्र थे उसके बाहर जो भी सदस्य थे भारतीय संघ के, वो हिस्सा होंगे, और साथ ही साथ वो भारतीय संघ के हिस्सा होंगे और उन्हें भी कुछ शक्तियां दी जाएंगी, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उनको छोड़ करके, ठीक है, जो कि केंद्र में शक्तियां सीमित, जो केंद्र के अंतर्गत जो शक्तियां आती हैं, जो कि जरूरी हैं कि केंद्र सरकार पर बीच में जिन शक्तियों का नियमन होना जरूरी है, तो उनके अलावा जो भी शक्तियां बचेंगी वह राज्यों को प्राप्त होंगी, ऐसा इसमें कहा गया था। भारत एक संघ होगा कहा गया था, और संघ के अलावा जो भी शक्तियां रहेंगी वह राज्यों को दे दी जाएंगी, जो कि ब्रिटिश भारत के क्षेत्र के जो प्रांत हैं जो कि भारत में शामिल होंगे और वो भारत का हिस्सा माना जाएंगे, ऐसा कहा गया था। संप्रभु स्वतंत्रता, भारत जो है कि संप्रभु स्वतंत्र, भारत के सभी जो भी जो शक्ति प्राधिकार जो भी क्षेत्र होंगे वह सरकार के जो भी अंग होंगे, ठीक है, वो सभी के सभी भारतीय जनता पर निहित होंगे, ऐसा कहा गया, ठीक है। जो भी यहाँ पर सरकार के अंग हैं सभी के स्रोत यहाँ पर जनता पर निहित होंगे, ऐसा कहा गया, यानी कि जनता ही सर्वे सर्वा होगी, कुल मिलाकर के ऐसी बात कही गई थी कौन से उद्देश्य प्रस्ताव में, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि सभी लोगों को सामाजिक न्याय दिया जाएगा, आर्थिक राजनीतिक स्वतंत्रता दी जाएगी, ठीक है, न्याय की स्वतंत्रता होगी, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्वतंत्रता, सुरक्षा के अवसर उन्हें दिए, सुरक्षा दी जाएगी, अवसरों की समानता दी जाएगी, विधि के समक्ष क्षमता दी जाएगी, यानी कि विधि के समक्ष कानून सभी के लिए समान बनाए जाएंगे, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाएगी, विश्वास यानी कि किसी धर्म को मानने की, कहीं भी जाने की, संगठन बनाने की, सभी तरह की स्वतंत्रताएं दी जाएंगी, किसी धर्म को भी मान सकते हैं, न्याय सभी के लिए समान होगा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और सुरक्षा के सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, विकास के सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, सभी के लिए एक समान कानून होगा, सब विचारों की स्वतंत्रता होगी, अभिव्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, ठीक है, और विश्वास यानी किसी भी धर्म को मान सकता है, कहीं भी भ्रमण कर सकता है, किसी भी संगठन को बना सकता है, तो इन सारी चीज़ों की व्यवस्था की जाएगी, ऐसा उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया था। पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो जनजातीय क्षेत्र के जो लोग हैं उनको पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी, ऐसा भी कहा गया था, ठीक है। अल्पसंख्यकों को, पिछड़े वर्गों को, जनजातीय लोगों को पर्याप्त सुरक्षा यहाँ पर प्रदान की जाएगी, ऐसा कहा गया था। संघ की एकता अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए जो भी भारत का भूक्षेत्र होगा, समुद्र और वायु का क्षेत्र होगा, एक सभ्य देश की न्याय विधि के अनुरूप उसकी सुरक्षा प्रदान की जाएगी, उसको सुरक्षित बनाया जाएगा, यानी कि भारतीय क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान की जाएगी, भारतीय संघ की एकता को, यानी कि अक्षुण एकता को, अखंडता को बनाए रखने के लिए, ठीक है। विश्व शांति की कल्याण के को बढ़ावा दिया जाएगा और योगदान की सुनिश्चितता की जाएगी, यानी कि प्रत्येक नागरिक का योगदान होगा जन मानव कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए, भारत के विकास के लिए, ठीक है। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 में सर्वसम्मति से क्या कर लिया गया, 1947 यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, 1947 में ये होगा, ठीक है, क्योंकि जहाँ पर हम देखते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है कि कब आता है, 13 दिसंबर 1946 में आता है, तो 22 जनवरी 1947 में सर्वसम्मति से ये स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उद्देश्य प्रस्ताव
कब यहाँ पर स्वीकृत कर लिया गया था? तो 1947 में यह उद्देश्य प्रस्ताव जो है क्या कर लिया गया, स्वीकृत कर लिया गया था संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है, जो ब्रिटेन माउंटेन ब्रिटेन योजना थी, उसके तहत क्या क्या चीज़ें कही गई थी और संविधान में क्या क्या परिवर्तन आए थे, इस पर यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर संविधान सभा से जो है कि खुद संविधान सभा को खुद को जो है कि अलग जो रखने वाले जो देशी रियासतें थी, जो जिन्होंने अपने प्रतिनिधित्वों को अभी तक नहीं शामिल किया था, जो 93 सीटें यहाँ पर आरक्षित की गई थी, वह धीरे धीरे भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में। ठीक है, तो 1947 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद होता है। तो उसके बाद से देशी रियासतें हम देखते हैं कि धीरे धीरे यहाँ पर शामिल होना शुरू हो जाती हैं और इसमें 28 अप्रैल 1947 तक जैसे ही यहाँ पर होती है कि भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की जाएगी। ठीक है, 3 जून योजना आती है जिसमें बंटवारे को यहाँ पर स्वीकृति दी जाती है। उसके बाद जो भी भारतीय क्षेत्र के लोग थे, जो रियासतें थी, वो धीरे धीरे भारत में विलय होने लगी और 28 अप्रैल 1947 तक 6 यहाँ पर जो उस दौरान की प्रमुख जो रियासतें थी, उन्होंने यहाँ पर संविधान सभा में अपने सदस्य भेज दिए थे, जिसमें अगर इन 6 सदस्यों की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान देना, कभी परीक्षा में पूछा जा सकता है। एक तो था बड़ौदा, ठीक है, बड़ौदा हो गया, बीकानेर हो गया, ठीक है, बीकानेर हो गया, जयपुर हो गया, ठीक है, जयपुर, पटियाला, रीवा, ठीक है, रीवा और उदयपुर, रीवा, पटियाला, जयपुर, बीकानेर और बड़ौदा, ये 6 रियासतों ने अपने प्रतिनिधित्व भेज दिए थे 28 अप्रैल 1947 को तक। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि 3 जून को भारत का बंटवारा होता है, जो कि माउंटेन ब्रिटेन योजना थी, उसके तहत जो है कि भारत के बंटवारे को स्वीकार कर लिया गया और धीरे धीरे अन्य जो देशी रियासतें थी उन्होंने भी अपने प्रतिनिधित्व को संविधान सभा में भेज दिया और संविधान के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने लगे। ठीक है, और भारतीय हिस्से की जो मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वह भी सभा में शामिल हो गए। ठीक है, यानी कि जो भारतीय हिस्से के मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे, जो कि इस विभाजन के विरोध में नहीं थे और भारत में थे, तो उन्होंने भी यहाँ पर अपने सदस्यों को भेज दिया था मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जब भारत स्वतंत्र होता है और भारत का विभाजन हो जाता है, तो उसमें यहाँ पर कुछ परिवर्तन आते हैं। वो 3 परिवर्तन क्या थे मुख्य रूप से यहाँ पर देखते हैं। एक तो जो भी था कि यहाँ पर भारत पूरी तरह से यहाँ पर संप्रभु निकाय बन गया था, अब स्वेच्छा से अपना कोई भी संविधान यहाँ पर बना सकता था। ठीक है, यानी कि जो संविधान सभा थी वो एक संप्रभु निकाय बनी स्वतंत्रता के बाद और स्वेच्छा से कोई भी संविधान बनाने में वो सक्षम हो पाई थी। संविधान सभा ने एक विधायिका भी बनाई। संविधान सभा ने क्या, एक विधायिका का भी यहाँ पर गठन किया, जिसमें कि कह सकते हैं कि इसको 2 अलग अलग तरह के कार्य सौंपे गए। एक तो प्रशासन का कार्य सौंपा गया, भारत का संविधान बनाने का कार्य सौंपा गया। दूसरा जो है कि देश के लिए जो है कि आम कानून लागू करने के लिए कार्य सौंपा गया। ठीक है, देश के लिए आम कानून लागू करना और भारत के लिए संविधान बनाना, ये 2 तरह के कार्य सौंप दिए गए संविधान सभा को। ठीक है, 2 अलग अलग तरह के कार्य सौंपे। विधायिका का कार्य भी इसी ने किया और संविधान निर्माण का कार्य भी इसी ने किया। विधायिका यानी कि कानून बनाने के कार्य, ठीक है, और भारत के लिए संविधान बनाने का कार्य भी इसी ने किया। 2 अलग अलग तरह से कार्य किए, यानी कि जब भी ये 2 कार्य होते थे, इसमें अब कार्य प्रणाली इनकी कैसी थी, तो यहाँ पर देखते हैं कि जो संविधान सभा थी, संविधान सभा यहाँ पर पहली संसद यहाँ पर बन गई। पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत की पहली संसद किसको कहा जाता है, तो भारतीय संविधान को स्वतंत्र भारत की पहली संसद कहा जाता है। ठीक है, तो संविधान सभा क्या थी, संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बन गई थी, क्योंकि उसको एक विधायिक कार्य भी दे दिए गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी संविधान सभा की बैठकें होती थी, उसकी अध्यक्षता यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी करते थे, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी को जो है कि दूसरी जो बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उसमें यहाँ पर उनको अध्यक्ष चुना गया था। तो राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्षता करते जब संविधान सभा की बैठक होती। जब विधायिका की बैठक होती बतौर विधायिका, यानी कि कानून को बनाने के लागू करने के संबंध में जब बैठक होती, तो उस दौरान की अध्यक्षता कौन करते, जीवी मावलांकर करते। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा विधायिका के तौर पर संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करते थे, तो जीवी मावलांकर करते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान देना है आपको।
संविधान सभा की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद और विधायिका की अध्यक्षता करते थे संविधान सभा में जीवी मावलंकर। संविधान सभा ने जो है कि जो संविधान सभा थी उसने जो है कि 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों कार्यों को करते रही, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर के तैयार हो जाता है। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान यहाँ पर बनकर के तैयार हो जाता है, जिसको बनने में लगते हैं 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कितने दिन? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन यहाँ पर समय लगता है भारत के संविधान को बनाने में, और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन के तैयार होता है। ठीक है, इसके अलावा जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वह जो है कि जो पाकिस्तान में शामिल हो चुके सदस्य थे और भारतीय संविधान से वो अलग हो गए थे, जिसके चलते यहाँ पर संविधान सभा में जो है कि परिवर्तन आया। संविधान की सीटों में जो है परिवर्तन यहाँ पर आता है। शुरू में कहा गया था 389 यानी कि 389 सीटें यहाँ पर होंगी। ठीक है, 89 सीटें यहाँ पर होंगी। तो 89 सीटों के बजाय अब 389 सीटों के बजाय अब जो पाकिस्तान का विभाजन, पाकिस्तान अलग हो गया भारत से, तो 299 सीटें बच गई। ठीक है, पूछा जाएगा पाकिस्तान के विभाजन के फलस्वरूप भारत में संविधान सभा की कितनी सीटें बच गई थी, तो 299 सीटें बच गई थी। और इसी तरह से हम देखते हैं कि जो यहाँ पर जो ब्रिटिश प्रांत थे, भारतीय प्रांत थे, उसमें भी इनकी संख्या कितनी, पहले 296 थी, तो अब ये 229 हो गई थी। कितनी हो गई थी? 229 हो गई थी। और देसी रियासतों की संख्या पहले 93 थी, तो अब ये 70 हो गई थी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप देखेंगे 229 और 70 को जोड़ेंगे तो 299 होगा, जिसमें देखते हैं कि देसी रियासतों की जो सीटें यहाँ पर थी 70 थी, और जो ब्रिटिश प्रांतों से जो जिनका चुनाव किया गया था उन लोगों की संख्या यहाँ पर 229 थी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। अब संविधान सभा ने कुछ अन्य कार्य भी किए यहाँ पर। उन कार्यों की अगर हम चर्चा करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले तो इन्होंने मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता का सत्यापन किया। ठीक है, राष्ट्रमंडल के सदस्य बन गई संविधान सभा ने। कब राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया? तो मई 1949 में किया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार इनसे प्रश्न पूछे गया है, सारी की सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत, और 24 जनवरी 1950 को ही भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को भारतीय ध्वज तिरंगा, सबसे प्यारा तिरंगा अपनाया गया यहाँ पर। ठीक है, 1947 में। संविधान के निर्माण की में जो समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, और इसमें कुल 11 बैठकें हुई। और अगर 24 जनवरी 1950 को जो एक अंतिम बैठक हुई थी उसको अगर जोड़ लिया जाएगा तो 12 बैठकें टोटल हुई हैं। और अगर इस बैठक को नहीं जोड़ा जाता है तो टोटल मुख्य रूप से 11 बैठकें यहाँ पर हुई थी। ठीक है, अब जो है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, जो कि यहाँ पर कह सकते हैं कि ये आपकी कौन सी बैठक थी? 12वीं बैठक रही थी, और ये केंद्रीय कक्ष दिल्ली में आयोजित की गई थी ये बैठक। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान देना। 24 बैठकें टोटल, 12 बैठकें टोटल यहाँ पर हुई हैं। ठीक है, अंतिम बैठक कब हुई है? 24 जनवरी 1950 को हुई है। और संविधान निर्माता जो थे उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा, 60 देशों के संविधान को पढ़ा, और इसमें जो प्रारूप तैयार करने में इन्होंने समय लगाया था वो 14 दिन का समय लगाया था। कब, कितने समय लगाया था प्रारूप तैयार करने में? 14 दिन का इन्होंने समय लगाया था प्रारूप को तैयार करने में। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1951-52 के मध्य यहाँ पर हम देखते हैं कि आम चुनाव होते हैं, जिसके बाद जो है कि नई संसद का निर्माण होता है, और जो कि अंतरिम संसद का काम तक जो है कि इसने अंतरिम संसद का काम किया था, जो कि पिछले वीडियो के अंक में हमने आपको बताया था कि अंतरिम सरकार के सदस्य कौन थे।
ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता के बाद जो सरकार चुनी गई थी उसके सदस्य कौन थे, सारी चीज़ें यहाँ पर हमने बताई थी। तो संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1951-52 में जब आम चुनाव हुए थे, तब तक यहाँ पर जब तक नई संसद का निर्माण नहीं हुआ तब तक वो अंतरिम संसद के रूप में उसने काम किया था भारतीय संविधान सभा ने। ठीक है, चलिए अब संविधान लागू होता है। भारतीय संविधान लागू होने में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर थी, तो देखिए सबसे पहले तो जो यहाँ पर बात यहाँ पर होती है, आपको यहाँ पर जो चीज़ ध्यान देनी है, ठीक है, इसमें हमने समितियों को शामिल नहीं किया है क्योंकि वीडियो का अंक थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो के अंक में हम समितियों के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो भी महत्वपूर्ण समितियां थी उनका क्या क्या कार्य था, कौन उनका अध्यक्ष बना था, ठीक है, किसने जो है कि किस तरह से भूमिका निभाई, वो सारी चीज़ें अगले वीडियो के अंक में हम चर्चा करेंगे। जो भी समितियों से संबंधित वीडियो जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वह लगभग जो है कि 15-20 मिनट का टॉपिक होगा, तो वो अगले वीडियो के अंक में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो संविधान लागू होता है मुख्य रूप से 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को जो नागरिकता चुनाव, तदर्थ संसद, स्थायी एवं परिवर्तनशील नियमों के छोटे छोटे शीर्षों से जुड़े हुए प्रावधान, अनुच्छेद कौन कौन से, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, इस तरह से ये सारे के सारे अनुच्छेद आपकी स्क्रीन पर लिखे पड़े हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेदों से प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया कि कौन सा अनुच्छेद लागू किया गया था, कौन सा नहीं किया गया था। केवल आपको ध्यान देना है संविधान जो है कि सबसे पहले कब लागू किया गया था मुख्य रूप से, तो 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था, जिसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान थे। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक इनमें नागरिकता का वर्णन किया गया है। चुनाव से संबंधित यहाँ पर जो यहाँ पर हम देखते हैं कि 324 चुनाव से संबंधित यहाँ पर है। तो और तदर्थ संसद, स्थायी समिति, परिवर्तन नियमों से संबंधित जो भी छोटे छोटे शीर्षक थे उनको यहाँ पर शामिल कर जो कि लागू कर दिया गया था। और जबकि शेष के शेष जो भी प्रावधान यहाँ पर रहे थे वह 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए, क्योंकि इस दिन इसीलिए यहाँ पर लागू किए जाते हैं क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं कि जो भारतीय गणतंत्र दिवस था वो 26 जनवरी 1950 को मनाए जाने का मुख्य कारण ये था कि इसी दिन हम देखते हैं कि भारत के जो लोग थे, जो भी राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसने जो है कि अपने अधिवेशन में पहली बार जो दिसंबर 1929 में यहाँ पर हुआ था, 1930 में इन्होंने एक संकल्प पारित किया था कि जो है कि आज से हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। वह दिन था 26 जनवरी का। ठीक है, तो 1930 में, और ये प्रस्ताव इन्होंने पास किया था दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, रावी नदी के तट पर इन्होंने जो है कि सबसे पहले तिरंगा फहराया था पूर्ण स्वराज दिवस मनाते हुए 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। हालांकि ये स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना था, भारत स्वतंत्र 15 अगस्त को हुआ था, तो गणतंत्र दिवस को लागू किया गया। गणतंत्र भारतीय संविधान को यहाँ पर लागू किया 26 जनवरी 1950 को, जो कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये चीज़ आपको स्पष्ट होगी। 26 जनवरी को संविधान लागू क्यों किया जाता है, क्यों किया गया है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ही रावी नदी के तट पर लाहौर पर जो है कि पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग के साथ स्वराज दिवस यहाँ पर मनाया गया। पूर्ण स्वराज दिवस यानी कि भारतीय स्वतंत्रता दिवस यहाँ पर मनाया गया था। ठीक है, और बेसिक तौर से जो संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। ठीक है, संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 समाप्त कर दिया गया। भारतीय संविधान जिसी तरह से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से 1949 में 26 नवंबर 1949 में, तो उसके साथ ही यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और भारत जो 1947 था और भारत शासन अधिनियम 1935 यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। हालांकि जो एबुलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुडिकेशन एक्ट जो रहा था, जुडिकेशन एक्ट, वह 1949 का जो एक्ट था वो लागू रहा। ठीक है, कौन सा, एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर आपको उम्मीद है सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होंगी, जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर बताया था, और जो भी संविधान की समितियाँ रही थी और संविधान में जो भी वाचन यहाँ पर किए गए थे। ठीक है, उन सभी चीज़ों को लेकर के हम अगले वीडियो के अंक में यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस किस तरह से यहाँ पर वाचन किया गया था, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर थी, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर रही थी। तो ये सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे।
ठीक है, चलिए उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो अपने साथियों से साझा करें, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो के संदर्भ में किसी भी तरह के सुधार को लेकर सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें ताकि हम आने वाले समय में आप सभी साथियों तक बेहतर से बेहतर वीडियो पहुंचा सकें। इसी उम्मीद के साथ कि अपनी पढ़ाई में आप एकाग्रता से आगे बढ़ते रहें, एक सकारात्मक सोच के साथ, और अपने लक्ष्य की तरफ लगातार कर्तव्यरत रहें। इस महामारी के दौर में अपने अपनों का ध्यान रखें, आप अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। जो भी सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है उसको आप थोड़ा सा समझाने का प्रयास करें अपने स्तर से, सामूहिक तौर से। जो भी आपके आसपास ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी आप सहायता करें इस महामारी के दौर में। तो उम्मीद है चीज़ें बेहतर से बेहतर, जल्द से जल्द होती चली जाएं। इसी उम्मीद के साथ वीडियो के अगले अंक में मिलेंगे। तब तक के लिए अपने अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।